अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्या होती है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये सुपर एलिवेशन अटेन कैसे करते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन या रोड में अचीव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप एक रोड स्ट्रेच देख रहे हैं। देखिए, ये हमारे एक स्ट्रेट पोर्शन है रोड का, और ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है रोड का। ठीक है। स्ट्रेट एक्चुअली ये नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक है स्ट्रेट पोर्शन। इसके बाद से हमने कर्व देना शुरू किया है और यहाँ तक कर्व गया है, और उसके बाद हमारा फिर से स्ट्रेट पोर्शन आने वाला है रोड का। तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक कर्व्ड पोर्शन है। ठीक है। अब क्योंकि व्हीकल को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जाना था, तो हमको बीच में एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना था। तो देखिए, हमने जो सर्कुलर कर्व बनाया है वो यहाँ से करके बस इतना ही प्रोवाइड किया है, और बाकी जो ये पोर्शन है और इस सर्कुलर कर्व के बाद का ये पोर्शन है, ये सब है हमारा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम दो रोड स्ट्रेच को जोड़ने के लिए, एक से दूसरे डायरेक्शन जोड़ने के लिए जब भी हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो उस कर्व के आगे और पीछे हम एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब भी गाड़ी स्ट्रेट रोड से कर्व्ड रोड पे आती है, तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है mv² बाई आर का। ठीक है। जब स्ट्रेट पोर्शन पे गाड़ी चल रही होती है तो वहां पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो अगर हम ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं करें, यानी स्ट्रेट पोर्शन के तुरंत बाद हम सर्कुलर कर्व दे दें, तो क्या होगा कि गाड़ी इस पोर्शन पे तो जीरो फोर्स फील कर रही होगी, और इस पोर्शन पे आते ही उस पर पी फोर्स लगने लग जाएगा। अब ये जो पी फोर्स है वो गाड़ी पर अचानक लगना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि व्हीकल बैठने वाले ड्राइवर को जर्क फील होगा। हम क्या चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ये ग्रेजुअली उस ड्राइवर पर लगे। मतलब क्या हो कि जिस समय वो स्ट्रेट पोर्शन पे है तब तो ड्राइवर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, उस पर जीरो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और जब वो कर्व पोर्शन पे आए उसके बीच में हम एक ऐसा कर्व बनाए जो स्मूथली इस जीरो फोर्स को पी फोर्स तक पहुंचाए, ताकि ड्राइवर को ऐसा नहीं लगे कि उस पर एकदम से झटका लगा है पी फोर्स का। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट पोर्शन और कर्व्ड पोर्शन के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हाईवे इंजीनियरिंग में ये ट्रांजिशन कर्व एक स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है। जैसे हमने रेलवे में पढ़ा था कि रेलवे में जब हम ट्रांजिशन कर्व देते थे, क्योंकि सेम केस वहाँ भी लग रहा है। रेलगाड़ी स्ट्रेच अपने ट्रैक से कर्व ट्रैक में आती है, तो उसके बीच में हमको एक ट्रांजिशन कर्व देना पड़ता है, और वो ट्रांजिशन कर्व क्यूबिक पैराबोला शेप का होता था रेलवे इंजीनियरिंग में। हाईवे इंजीनियरिंग में ये हम स्पाइरल शेप का ट्रांजिशन कर्व देते हैं। ठीक है। क्यों देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। पहला भी आप ये समझिए कि हमने एक ट्रांजिशन कर्व दिया, तो ये ट्रांजिशन कर्व क्या करेगा कि, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो, अगर ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है और ये हमारा सर्कुलर कर्व पोर्शन है जिसमें पूरा हर जगह रेडियस आर है, ठीक है, तो उसकी ट्रांजिशन कर्व की प्रॉपर्टी ये रहती है कि वो जीरो से शुरू होता है और आर रेडियस तक पहुंचता है। यानी कि ट्रांजिशन कर्व में इस पॉइंट पर जो हमारा रेडियस है वो, रेडियस जो होता है वो है इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा स्ट्रेट पोर्शन की रेडियस क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व इस इन्फिनिटी रेडियस से शुरू होता है और आर रेडियस पे जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है। ये आर रेडियस क्या है, ये रेडियस हमारे सर्कुलर कर्व के रेडियस के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन कर्व पे जब कोई गाड़ी चलती है तो पहले वो आर बराबर इन्फिनिटी पर उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा, mv² बाई इन्फिनिटी, यानी जीरो फोर्स लग रहा होगा। और जब वो ट्रांजिशन कर्व के एंड पॉइंट पर पहुंचेगा तब उस पर रेडियस सर्कुलर कर्व रेडियस के बराबर होगा, और तब उसमें mv² बाई आर का फोर्स लग रहा होगा। तो ट्रांजिशन कर्व पे जब कोई व्हीकल ट्रेवल करता है तो उस पर जीरो से लेकर के पी फोर्स तक ग्रेजुअली लोड इंक्रीज होता है। और जिस समय वो ट्रांजिशन कर्व के एंड पे पहुंच गया उस समय हमारा सर्कुलर कर्व शुरू हो गया और उस पर सेम फोर्स mv² बाई आर लगता रहा। तो क्या हुआ कि हमने जो जर्क वाला पोर्शन था वो हटा दिया ट्रांजिशन कर्व की मदद से। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि स्ट्रेट कर्व पे, जैसे आप ये स्ट्रेट, इसके पीछे हमारा स्ट्रेट कर्व था,
स्ट्रेट कर्व कहने स्ट्रेट रोड थी, और वहां पर हमने कैमर प्रोवाइड किया था, तो हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा था जैसे यहाँ पर दिख रहा है। और हमने ये बताया है कि जब हम सर्कुलर कर्व बनाएंगे तो सर्कुलर कर्व में हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में हमको आउटर एज को थोड़ा ऊपर करना है, उसको थोड़ा सा सुपर एलिवेशन देना है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन से इस कंडीशन पहुंचने के बीच में हमको ये कंडीशन लानी होगी, ठीक है, क्योंकि हम एकदम से तो ऐसा कर नहीं सकते कि स्ट्रेट कर्व में हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसा है और जैसे ही सर्कुलर कर्व आएगा तो हम क्रॉस सेक्शन उसको ऐसा बना देंगे। यहां से लेकर के यहां तक हमको स्मूथ ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ा कि सर्कुलर कर्व आने से पहले हमने एक ट्रांजिशन कर्व बनाया। उस ट्रांजिशन कर्व में हम क्या कर रहे हैं कि ये चेंजेस ला रहे हैं। कैसे? इसके आउटर वाला जो हमारा पोर्शन है, आउटर हाफ पोर्शन हमारे रोड स्ट्रेच का, उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इस शेप में लाए। फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसको और थोड़ा सा उठा दिया ऐसे, और धीरे धीरे उठाते हुए हम कुछ इस तरह लेके आ गए जो पूरा सुपर एलिवेशन ई के बराबर है। और अब हमारा जैसे ही सर्कुलर कर्व शुरू होगा तो वो हमारा सुपर एलिवेशन ई के बराबर स्ट्रेच हो चुका होगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो भी हम ट्रांजिशन कर्व के अंदर कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन कर्व में हमने क्या किया कि अपने क्रॉस सेक्शन को इस शेप से लेकर के इस ट्रायंगुलर शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये अचीव करने का हमारे पास तरीका क्या था? सबसे पहले हमने क्या किया कि इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें, हमारा सबसे पहला काम ये है कि इसका जो क्राउन है इसको एलिमिनेट करो। और फिर क्या करेंगे हम कि इस पूरे पेमेंट को रोटेट करेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि स्ट्रेट पोर्शन पे हमारी सड़क कुछ ऐसी होगी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जब हमको सर्कुलर कर्व होगा तब हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्राउन है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्राउन है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्राउन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये जो हमारा पोर्शन है इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कैसे? पहले इसको हम ऐसे लेके आ गए, फिर इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर इसको इसके क्राउन के बराबर लेके आ गए। थोड़ी दूर और आगे चले तो ये कुछ ऐसे शेप में रहा, और थोड़ा आगे चले हम ट्रांजिशन कर्व में तो ये हमारा कुछ ऐसे स्ट्रेट पोर्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सुपर एलिवेशन के बराबर इसमें ये इंक्रीमेंट हमने नहीं किया है। तो थोड़ी देर हम और आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि अब ये जो पोर्शन है ये तो पूरा स्ट्रेट हो चुका है आउटर हाफ को बढ़ाते बढ़ाते। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पूरे पेमेंट को ही रोटेट करना शुरू कर देंगे। और फिर कैसा होगा रोटेशन? कुछ ऐसा। ये ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इस समय जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो कुछ ऐसा हो गया, और ये हमारा सुपर एलिवेशन ई हमने अचीव कर लिया यहाँ से करके यहाँ तक। तो सुपर एलिवेशन को अटेंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ क्राउन एट कैम्बर्ड सेक्शन। हमने क्राउन को एलिमिनेट करना है, इस क्राउन को एलिमिनेट करना है। और फिर है रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन, क्योंकि हम इस क्राउन को रोटेट करके अल्टीमेटली इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे करके। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर अभी भी हमारा सुपर एलिवेशन अचीव नहीं हुआ तो हमको पूरा पूरा ये जो पेमेंट है सीधा सीधा इसको ही रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको हम पूरा पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं ताकि हमारा अपना सुपर एलिवेशन ई पूरा लेके आ जाए। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। तो द आउटर हाफ ऑफ द कैम्बर इज रोटेटेड अबाउट द क्राउन एट द डिजायर्ड रेट सच दैट द सरफेस फॉल्स ऑन द सेम प्लेन एज द इनर हाफ। जैसे कि मैंने बताया, ये पूरे स्ट्रेच में अगर आप देखें फिर से, ठीक है, इसमें देखिए कि
पहले हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसा था, ट्रांजिशन कर्व में आगे बढ़े, हमने क्या किया कि हमने आउटर हाफ को सेम लेवल पे ले आए, क्राउन के लेवल पे, और तब हमारा ट्रांजिशन कर्व पे कुछ दूर आगे चलने पर हमारा पेमेंट का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा हो गया। थोड़ा दूर हम और आगे चले, फिर हमने क्या किया कि ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पूरी लाइन स्ट्रेट हो गई। लेकिन अभी भी सपोज ये हमने जो इंक्रीमेंट यहाँ पर किया है, ये सुपरपोजिशन सपोज 0.05 है, ठीक है। जैसे 0.05 सपोज ई पे इस समय है, तो हमारा जो अपर सरफेस है वो पूरा स्ट्रेट आ गया है। लेकिन मान लो हमको सर्कुलर कर्व पे जो रिक्वायरमेंट है सुपर एलिवेशन की, वो है हमको 0.07, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे पेमेंट को और टिल्ट करना पड़ेगा ऊपर वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको और टिल्ट करके अपने जो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है इसके बराबर लिया है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पर, जहां से हमारा सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है। तो यानी यहां पर अगर आप देखेंगे ई, तो वो हमारा 0.07 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने कैसे एलिमिनेट किया, देखो ये हमारा कुछ सेक्शन था, पहले कुछ दूर आगे बढ़े, हम डॉटेड दिखा दिया, फिर और कुछ दूर आगे बढ़े, ये डॉटेड दिखा रहे, और कुछ दूर आगे बढ़े, और ये हमारा हो गया पूरा पेमेंट। अब देखो ये हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन गई। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन बन गई, हम कह सकते हैं कि हमने अपने क्राउन को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ पेमेंट हमारा अगला स्टेप है। इन दिस स्टेज द सुपर एलिवेशन इज ग्रेजुअली प्रोवाइडेड ओवर द फुल विड्थ ऑफ द कैरिज वे, सो दैट द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। मैंने बताया कि ये करते समय सपोज अब आपने पूरा पेमेंट को ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो इस समय लगभग सुपर एलिवेशन कितना है, ये हमने यहाँ से डॉटेड लाइन मिलाई, ये हमारा सुपर एलिवेशन है। और ये सुपर एलिवेशन अगर हमारे फुल सुपर एलिवेशन जो हमको रिक्वायर्ड है उसके बराबर नहीं है, तो हमको ये पूरा पेमेंट को ही और टिल्ट करना पड़ेगा। कैसे, या तो हम ये इनिशियल क्राउन जो ये है इसके अबाउट रोटेट कर दें, कुछ ऐसे, ठीक है। जब हमने ऐसे रोटेट कर देंगे, तब क्या है, सुपर एलिवेशन हमारा कितना हो गया पूरे स्ट्रेच का, इतना और हमको एडिशनल मिल गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी हमने इसको क्राउन के अबाउट रोटेट किया था, दूसरा है कि हम इनर एज के अबाउट इसको रोटेट कर दें। इनर एज कौन सा एज है, ये वाला एज। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो पेमेंट को इसी के अबाउट ऐसे रोटेट कर दें, और अब हमारा सुपर एलिवेशन कितना हो गया, यहां से लेकर के लाइन खींची, ये हमारा फाइनल टिल्टेड पेमेंट बन गया, और ये हमको एडिशनल इधर एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सुपर एलिवेशन ई हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने क्राउन एलिमिनेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, पूरे पेमेंट को टिल्ट करना शुरू किया। अब ये जो पेमेंट का टिल्ट है, मैंने बताया कि या तो सेंटर लाइन यानी उसके क्राउन के अबाउट, जो पहले उसका क्राउन था उसके अबाउट आप रिवॉल्व कर दें, पेमेंट हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। और या तो आप रिवॉल्व करें उसको इनर एज के अबाउट, जैसे ये यहाँ पर इनर एज इधर दिखा दिया गया है। तो ये हमने ये पूरा पेमेंट को ऐसे टिल्ट कर दिया कि हमने आउटर एज बढ़ा दिया। अब देखिए, जब हम इसको सेंटर लाइन के अबाउट जब टिल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक्चुअल लेवल था रोड का, और हमने इसको इनर एज को थोड़ा नीचे ले आए और आउटर एज को हम थोड़ा ऊपर ले आए। ऐसा करके हमने इसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया कुछ यहाँ पर ऐसे ई, ठीक है। जब हमने इनर एज में इस हाफ को नीचे करने की कोशिश की, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्सकावेशन शुरू किया, और ये एक्सकावेशन से जो हमको मिट्टी मिली वो हमने इधर की तरफ प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर भर दिया। इससे क्या हुआ कि हमको कहीं और से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमको कहीं और से एक्सकावेट करके यहाँ तक मटेरियल को हॉल करने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपली हमने अंदर के पोर्शन से मिट्टी को निकाला और बाहर के पोर्शन पे बैलेंस कर दिया, तो हमको बैलेंसिंग ऑफ अर्थक्वेक मिल गया, हमको अलग से कहीं से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अर्थवर्क, बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क मिल गया। अच्छा, लेकिन बस इससे एक लेकिन दिक्कत ये आ गई, क्योंकि हमारा इनर एज जो है वो अब एक्चुअल रोड सरफेस से थोड़ा नीचे आ गया है,
तो इससे क्या होगा कि जब भी कभी बारिश वगैरह होगी तो ड्रेनेज की समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे नेचुरल लेवल से नीचे आ गया। तो अगर हमने ड्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाई होंगी तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा पानी भरना शुरू हो जाएगा और ये दिक्कत करेगा आने वाली गाड़ियों को। अच्छा, अगर हम आउटर एज के अबाउट अपने पेमेंट को रोटेट करते हैं, सॉरी इनर एज के अबाउट रोटेट करते हैं, तो देखिए हमने पूरे पूरे पेमेंट को ही इनर एज से ऊपर उठा दिया। ठीक है, जब हम इस तरह सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बाहर से अर्थवर्क करना पड़ेगा, कहीं और से हमको मिट्टी लानी पड़ेगी और ट्रक में भर करके और इनको इधर को फिल करनी पड़ेगी। यानी अभी तक क्या था कि जैसे रोड स्ट्रेच में हमको पता है कि हमको इस तरह कुछ करके टिल्ट देना है। जब हम इनर सेंटर के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं और ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ से अर्थवर्क किया और यहाँ कर दिया, तो हर पॉइंट पे हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमको कहीं बाहर से मिट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब हम अपना इनर एज के अबाउट इसको रोटेट करते हैं तो आपको देख रहे हैं कि हमको इस जगह पर मिट्टी भरने के लिए कहीं और से लानी पड़ेगी हर पॉइंट पे, तो इसलिए हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है एक्सकवेशन का और हॉलिंग का। लेकिन हमको ड्रेनेज की समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा इनर एज नेचुरल हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही है, तो जो भी पानी आएगा वो अपने ड्रेन्स में चला जाएगा। तो ये दोनों हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाते हैं इनर एज और सेंटर एज के अबाउट रोटेशन के। तो इस तरह हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए, सपोज गाड़ी हमारी इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और इसको ईस्ट डायरेक्शन पे जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको बीच में गाड़ी को नेविगेट करने के लिए कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब या तो कर्व हम इतना छोटा बना दें सिंपली कि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक इतना कर्व है और फिर यहाँ से हमारा स्ट्रेट पोर्शन है। या तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा पूरा इतना लंबा हम एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना दें, तो ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है। अच्छा, यहाँ पर जो कर्व बनाया उसका रेडियस बहुत छोटा है और ये जो हमने कर्व बनाया उसका रेडियस बहुत बड़ा है। अच्छा, दोनों ही केस में हम अपनी गाड़ी को नेविगेट कर सकते हैं इस नॉर्थ डायरेक्शन से इस ईस्ट डायरेक्शन पर, और हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना छोटा बना दें और या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इतना बड़ा बना दें। अब देखिए, जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा करते हैं तो गाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो गाड़ी इस कर्व पर आएगी, क्योंकि हमको पता है mv²/r होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेडियस ऑफ कर्व हम छोटा करेंगे तो गाड़ी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस कर्व पर गाड़ी के स्लाइड होने का और उसके ओवरटर्न करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसकी जगह पर अगर हम बड़ा कर्व प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि अब क्योंकि रेडियस ऑफ हमारा काफ़ी बड़ा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, तो गाड़ी पर उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग पाएगा और गाड़ी स्टेबल रहेगी स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग पर। तो हम क्या चाहें, फिर हम बड़ा कर्व बनाना चाहें, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जब हम बड़ा कर्व बनाते हैं तो सर्वेइंग वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खूब सारी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, उनके बीच में जा करके हमको इस तरह का कर्व सेट आउट करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो सर्वेइंग वर्क बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया सर्विंग वर्क करने का, क्योंकि कर्व सेट आउट करना काफ़ी कठिन काम होता है, हमको मार्क करने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको रोड पास करवानी है ताकि एक कर्व का शेप आ सके। दूसरी चीज़, क्योंकि अब ये थ्रू आउट हम क्या करने वाले होंगे, सुपर एलिवेशन देने वाले होंगे, तो सुपर एलिवेशन देने से आपको पता है कि अर्थवर्क बढ़ जाता है अगर हमने इनर एज के अबाउट अपना सुपर एलिवेशन दिया, और साथ ही साथ सर्विंग वर्क बढ़ जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन पे हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि किस किस पॉइंट पर जोड़ करके हम एक क्रॉस सेक्शन बना पाएँ। तो जब भी हम इस तरह का बड़ा अगर हमने कर्व देने की कोशिश किया तो हमारा कॉस्ट बढ़ गया, टाइम बढ़ गया और इफर्ट बढ़ गया। तो अच्छी चीज़ क्या है हमारे लिए कि हम इस कर्व को धीरे धीरे छोटा करते जाएं। तो हमने थोड़ा सा रेडियस और कम कर दी और छोटा कर दिया, लेकिन हम ये जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इतना छोटा नहीं कर सकते कि इस कंडीशन में पहुंच जाए जो कि हमारे लिए अनस्टेबल है। इसका मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हम अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा तो करें, बस इतना छोटा ना कर जाए कि गाड़ी हमारी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करने लग जाए और वो डिस्टेबलाइज हो जाए।
तो हम कितना अपना छोटा कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखते हैं, क्योंकि हमको पता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हमने थ्योरी से निकाला था अपना। अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो हमारी आर निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ई प्लस एफ इंटू जी। अब आर हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा हो जाए ताकि हमारा रेडियस ऑफ ताकि हमारा अर्थ वर्क बच जाए और हमको टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़े कर्व को सेट आउट करने के लिए। तो आर छोटा करने का मतलब है कि हमको ई प्लस एफ को बढ़ाना पड़ेगा, ई प्लस एफ। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो तो डिज़ाइन वेलोसिटी है, वो तो कांस्टेंट है, किसी भी स्ट्रेच के लिए डिपेंड करता है कि भाई इसका टेरेन कैसा है, और जी भी हमारा कांस्टेंट है। तो ई प्लस एफ कितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना हम कम रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड कर देंगे वहां पे। अब ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0.07, और एफ क्या है हमारा लेटरल साइड फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0.15। इन दोनों का टोटल करेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.22। यानी अगर सुपर एलिवेशन हम हाईएस्ट प्रोवाइड कर दें और हम ये मान के चलें कि लेटरल फ्रिक्शन भी हमारा हाईएस्ट लग रहा होगा किसी गाड़ी पे, उस समय हम अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिजाइन करेंगे तो वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम आएगा। अगर हमने उससे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ ई और एफ ज़्यादा हो जाएगी, पर वो अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहले ही आ चुका है, तो गाड़ी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। यानी ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इस लिमिटिंग वैल्यू को कहते हैं हम रूलिंग मिनिमम रेडियस। हम इसको रूलिंग मिनिमम रेडियस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम यहाँ पर वेलोसिटी ले रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी भी, वो डिजाइन वेलोसिटी हम ले रहे हैं रूलिंग स्पीड, ठीक है, रूलिंग स्पीड ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला रूलिंग मिनिमम रेडियस। अगर हम ये रूलिंग स्पीड ना लेकर के मिनिमम स्पीड लें, मैंने बताया था कि कोड ने दो स्पीड दी है, एक रूलिंग स्पीड और एक दिया है मिनिमम स्पीड। अगर हम चाहें तो रूलिंग स्पीड से नीचे जा सकते हैं एक्सेप्शनल कंडीशन में मिनिमम स्पीड तक। तो अगर हम मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करते हैं तो हम आर को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि तब वी और कम हो जाएगा। उस समय हम बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो तरीका है उसमें यह है कि हम अपना जो कर्व है, सर्कुलर कर्व है, उसको हम छोटा से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने ई प्लस एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू वो अडॉप्ट की, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस निकल के आया उसको हमने बोला वो है हमारा रूलिंग रेडियस, और उसको प्रोवाइड कर दो। इससे छोटा प्रोवाइड करने पर कार की स्टेबिलिटी पर इशू आ जाएगा। और अगर हम यही व्हीकल की जो स्पीड है उसको अगर हम रूलिंग स्पीड ना लेकर के मिनिमम स्पीड ले लेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस कितना होगा, हम वो उसके लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमने चूज़ किया है मिनिमम डिज़ाइन स्पीड को। अच्छा, फिर भी हम इतना मिनिमम ना जा करके थोड़ा सा अपना रिलैक्सेशन देते हैं और रूलिंग रेडियस स्पीड से हम अपने कर्व को थोड़ा सा हाई रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी हमको रेडियस कम करना पड़ा तो हम इसको कर सकें। तो क्या थ्योरी लिखी हुई है? द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज एन इंपॉर्टेंट डिजाइन एस्पेक्ट। द मैक्सिमम कंफर्टेबल स्पीड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता ही एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, एक चीज तो हम और भी यहाँ बताना भूल गया कि देखो, जब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जब छोटा बनाएंगे तो क्या है कि गाड़ी को जर्क तो फील होगा, क्योंकि एकदम से उस पर एम वी स्क्वायर बाई आर का फोर्स लग रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है। लेकिन वो काफ़ी कम स्ट्रेच के लिए लगेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ कर्व खत्म हो गया। लेकिन जब हम बड़ा कर्व बनाएंगे तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक थ्रू आउट चलेगा पूरे कर्व के दौरान। अब ये स्ट्रेच बहुत बड़ा है तो ये पूरे के पूरे फील्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे स्ट्रेच में उस पर एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा। भले ही ये हमारा फोर्स काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ड्राइवर को अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेच के दौरान उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा साइडवेज डायरेक्शन पे। और अगर हम छोटा सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो क्या होगा कि उसको बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम दूरी के लिए ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, भले ही ये ज़्यादा लग रहा है।
Although it is possible to design the curve with maximum super elevation and coefficient of friction, it is not desirable because realignment would be required if the design speed is increased in future. इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन देते हैं और रूलिंग डिजाइन स्पीड से थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं. Therefore, a ruling minimum radius can be derived by assuming maximum super elevation and coefficient of friction. Ideally, the radius of curve should be higher than R ruling. However, very large curves are also not desirable. Setting out large curves in field becomes difficult. In addition, it also enhances driving strain. मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहता है उस पर. अगला टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का. अब देखो, आपने अपने कर्व में कभी कभी देखा होगा कि जब भी सड़क में इस तरह कर्व रहता है तो साइड में थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं. ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हमने सड़क को थोड़ा सा वाइड कर रखा है कर्व पोर्शन पे. ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि जब गाड़ी कर्व पे चलती है तो उस पर दो कंडीशन ऐड करती हैं. पहला तो ये कि उस गाड़ी का व्हील बेस रिजिड होता है. अगर आप इस फोटो में देखें, जैसे ये मान लो कि कोई कर्व है और जिसमें एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है. तो इस ट्रक में को देख रहे हैं कि जब ये कर्व पे आया तो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर देखो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ वाइडनेस ऑफ रोड कितनी ज़्यादा है. अच्छा, इस डायग्राम में देखो, पहले क्या है कि जब हमारी गाड़ी कहीं यहाँ पीछे होगी स्ट्रेट पोर्शन पे, तो क्या होता है कि हमारा आगे वाला पहिया जो स्ट्रेच ट्रैवल कर रहा होता है, सेम उसके पीछे वाला पहिया भी वही स्ट्रेच ट्रैवल कर रहा होता है. तभी देखो हमने पीछे लाल और हरा एक दूसरे के ऊपर बिछाया है. लेकिन जब गाड़ी कर्व पोर्शन पे जाती है तो क्या होता है कि हमारा लाल वाला पहिया तो ये डायरेक्शन पे अपना फॉलो कर रहा है, लेकिन जो पीछे वाला पहिया है वो थोड़ा सा इनर पोर्शन लेके चलता है. क्योंकि गाड़ी टर्न ले रही है तो क्या होगा कि आगे वाला पहिया तो अपना जो आप, क्योंकि ये आप तो स्टीयरिंग से मुड़ रहे हैं तो ये तो अपना जिस भी डायरेक्शन पे मुड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला पहिया क्या होगा, क्योंकि हमारी जो व्हील बेस है ये रिजिड है. रिजिड व्हील बेस होने से क्या होगा कि पीछे वाला पहिया जैसे ही ये गाड़ी का आगे वाला पहिया थोड़ा आगे गया, ये इसने यहीं से टर्न लेना शुरू कर दिया. फिर हमारी आगे वाला पहिया कहीं यहाँ पर होगा तो इसके पीछे वाला पहिया यहाँ पर होगा. कर्व्ड पोर्शन पे क्या हो रहा है कि जो आगे का एक्सल और पीछे का एक्सल एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, बल्कि कुछ उन पर ऑफ ट्रैकिंग आ गई है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्व्ड पोर्शन पे हमारा व्हील बेस रिजिड होने के कारण दोनों सेम पाथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. जैसे कि आप नीचे वाले फिगर में इस तरह देख सकते हैं, ठीक है. ट्रक जब स्ट्रेट पोर्शन में रहा होगा तो उसका पीछे वाला पहिया सेम पाथ ट्रैवल कर रहा होगा जो आगे वाला पहिया ट्रैवल कर रहा होगा. लेकिन जैसे ही कर्व आया तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये सिचुएशन बनाई और एक ये सिचुएशन बनाई. तो ये वाला पहिया देखो ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसे ट्रैवल कर रहा है पीछे वाला पहिया, और आगे वाला पहिया कहाँ से, देखो यहाँ पर कहीं है. तो अगर हम इस वाले पोर्शन पर देखें एकदम बीचों बीच, तो देख रहे हैं कि हमको वाइडनिंग ज़्यादा चाहिए हो रही है. किसके बराबर, देखो अब यहाँ पर दो पहिए हैं तो लगभग उन दोनों की थिकनेस के बराबर. अभी हमको रिक्वायरमेंट कितनी थी, इतना छोटा रिक्वायरमेंट था जितना हमारे पहियों के बीच की डिस्टेंस है. लेकिन जब हम कर्व पोर्शन पे आ गए तो देखो दोनों पहिए साइड वेज हो गए, तो हमको रिक्वायरमेंट ऑफ वाइडनेस हमारी बढ़ गई और अब हमको कर्व पे काफ़ी वाइड स्ट्रेच या वाइड क्रॉस सेक्शन हमको चाहिए हुआ. तो इसलिए जब भी हम कर्व पोर्शन बनाते हैं तो हमको साइड वेज में थोड़ा सा वाइड करना पड़ता है अपनी सड़क, और इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग. तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा व्हील बेस रिजिड है, जिसके कारण आगे वाले एक्सल और पीछे वाले एक्सल ऑफ ट्रैक कर रहे हैं, सेम ट्रैक पे नहीं है. तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग, क्योंकि हमारा मैकेनिकल इशू है हमारे नीचे के व्हील बेस का. दूसरी बात ये होती है कि जब भी कर्व पे कोई गाड़ी ट्रैवल करती है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, कुछ पहाड़ वगैरह है, तो ये जो गाड़ी है वो क्या करेगी, वो कोशिश करती है कि ये जितना बाहर से बाहर निकल सके रोड पे, ताकि उसको विजन काफ़ी दूर तक का दिख जाए कि भाई सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही. तो वो क्या करता है, जब भी कर्व पोर्शन आता है तो वो अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आउटर एज पे चलाने की कोशिश करता है,
तो क्या होगा कि जब भी कर्व है तो गाड़ी आउटर एज में चलने की कोशिश कर रही है, तो मे भी कि गाड़ी का साइड वाले जो पहिए हैं, मान लो ये हमारी कुछ गाड़ी, तो इधर के जो पहिए हैं वो रोड के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि जो ड्राइवर है वो दूर से दूर तक देख सके, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सड़क के बाहरी तरफ रहेगा उतना ज़्यादा वो आगे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देख पाएगा। तो ये जो हमने, अगर हम सड़क को वाइड नहीं करेंगे तो गाड़ी का जो इधर के दोनों पहिए हैं वो हमारे शोल्डर पे आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की साइकोलॉजी है, ड्राइवर की साइकोलॉजी है कि वो गाड़ी को आउटर सेक्शन पे चलाने की कोशिश करता है जब भी कर्व आता है। अगर यहाँ पर गाड़ी कहीं इधर चलने की कोशिश करेगा, समझ में आता है कि गाड़ी अगर इनर पोर्शन पे होगा तो उसको ज़्यादा दूर तक नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए गाड़ी हमेशा आउटर पोर्शन पे चलने की कोशिश करती है। तो अब आपको पता है कि अगर आपने कर्व पे इस तरह वाइड नहीं किया तो गाड़ी का साइड के पहिए शोल्डर पे आ जाएंगे उस समय। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम जो वाइडनिंग देते हैं उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो हमको दो तरह की वाइडनिंग देनी पड़ गई, एक है हमारी मैकेनिकल वाइडनिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, और दूसरी है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ड्यू टू द साइकोलॉजी ऑफ ड्राइवर टू मूव द व्हीकल टुवर्ड्स द आउटर डायरेक्शन ऑफ रेडियस। अच्छा, अब जो हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, अब देखो ये हमारा है स्ट्रेट पोर्शन, रेडियस है हमारी इन्फिनिटी। स्ट्रेट पोर्शन रेडियस क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, पता ही है। और दूसरा ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, और ये हमारा सर्कुलर कर्व्ड पोर्शन है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा सर्कुलर कर्व पोर्शन है उसको हमने वाइड कर दिया। अब देखो हमारा एक्चुअली तो ये जो थिकनेस है वो हमारे इसके बराबर है, पर कर्व क्योंकि हमारा सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर रहा है तो हमने अपने पोर्शन को थोड़ा बढ़ा दिया, और ये हमने ऐसे और ऐसे हमने अपनी सड़क को चौड़ा कर दिया। अब ये जो वाइडनिंग है वो हम सडन तो ला नहीं सकते, क्योंकि ये जो ऐसा तो है नहीं कि ये स्ट्रेट पोर्शन है और हमने तुरंत यहाँ से वाइड करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते, दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ चल रही होंगी उनको एकदम से सड़क कम महसूस हो जाएगी कि सड़क एकदम से पतली हो गई। तो हमको भी ये भी ट्रांजिशन वे में लाना है। तो अच्छी बात है कि हमने ट्रांजिशन कर्व तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो जब हमारा ट्रांजिशन कर्व होगा, जैसे ये हमारा सपोज ट्रांजिशन कर्व है यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रांजिशन कर्व में क्या है कि हम धीरे धीरे अपने वाइडनिंग कर रहे हैं सड़क की, ताकि सर्कुलर कर्व आते समय जितनी भी हमको विड्थ चाहिए वो हम पहुंच जाए। तो देखो हमने ट्रांजिशन कर्व के कितने सारे फायदे हैं। पहला तो फायदा ये था कि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया तो हमको एकदम से जर्क फील नहीं हुआ। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया तो हम सुपर एलिवेशन दे सके, अपने क्रॉस सेक्शन को बढ़ा सके। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो भी हम ग्रेजुअली प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो इसलिए हमको ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं सड़क में जब भी हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग refers to the additional width of carriageway that is required on curved section of a road over and above the required on a straight alignment. The widening is done due to the two reasons. The first and most important is the additional width required for a vehicle taking a horizontal curve, and the second is due to the tendency of the drivers to fly away from the edge of the carriageway as they drive on a curve. ठीक है, एक हो गया हमारा मैकेनिकल और एक हो गया साइकोलॉजिकल। द फर्स्ट इज रिफर्ड एज मैकेनिकल वाइडनिंग, द सेकंड इज द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। When a vehicle negotiates a horizontal curve, the rear wheel follows the path of shorter radius than the front wheel. ठीक है, this phenomenon is called off tracking and has the effect of increasing the effective width of road space required by the vehicle, जैसे कि आप ये ऊपर वाली फिगर में देख सकते हैं। In addition, the speeds higher than the design speed cause transverse skidding, which requires additional width for safety purpose. ये कह रहा है कि जब ये तो ठीक है, ये तब है जब हमारी गाड़ी थोड़ी कम स्पीड से चल रही है, कर्व पे वैसे भी हम गाड़ी धीमी कर देते हैं, लेकिन अगर जब गाड़ी कर्व पे बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, जैसे आप कहते हैं ना कि रेस कार्स जो होती हैं कर्व पे अपनी स्पीड धीमी नहीं करती, बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, तो क्या करती हैं गाड़ी, क्या करती हैं, ड्रिफ्ट करती हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस की, टोक्यो ड्रिफ्ट करके। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि वो गाड़ी जैसी कर्व पे मूव करती है तो वो अपना हैंड ब्रेक खींचते हैं, और हैंड ब्रेक खींचते क्या होती है, हमारी गाड़ी कुछ ऐसे टिल्ट हो जाती है। ये इसकी गाड़ी का आगे वाला पहिया और ये पीछे वाला पहिया, और ये ऐसे साइड वेज मूव कर रही है। तो भी क्या हुआ कि देखो हमारा आगे वाला जो एक्सेल है वो कुछ अलग डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, और पीछे वाला जो एक्सेल है वो अलग डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम पाथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि गाड़ी बहुत तेज जा रही है और हैंड ब्रेक लगा करके गाड़ी वालों ने क्या किया, ड्रिफ्ट कर दिया। ड्रिफ्ट अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी क्या होगा, अगर गाड़ी बहुत तेज डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये कर्व है और ये गाड़ी है बहुत तेज स्पीड से जा रही है, तो उस पर mv²/r बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, गाड़ी को बाहर की ओर करने की कोशिश करेगा। तो स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी ट्रांसफर स्कीडिंग के कारण हो सकता है कि बाहर खिसकने की कोशिश कर जाए और टेंडेंसी हो कि वो बाहर की तरफ स्लाइड कर जाए। तो भी हमको कर्व में एक्स्ट्रा वाइडनिंग देने की जरूरत पड़ जा रही है। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं हमको कर्व को वाइड करने के। द मैकेनिकल वाइडनिंग इज गिवन बिलो, W1 इज इक्वल टू NL²/2R। डायरेक्टली फॉर्मूला है कि कितना हमको वाइड करना है ड्यू टू मैकेनिकल वाइडनिंग। तो हमारी मैकेनिकल वाइडनिंग होती है NL²/2R, जहां N होता है हमारा नंबर ऑफ लेन्स। अगर 2 लेन की सड़क है तो N बराबर 2 रख देंगे। L क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ व्हील बेस। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये हम 6 मीटर या 6.1 मीटर ले लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो हमारा ट्रक है ना, ये कमर्शियल व्हीकल तो है और इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो ट्रक है उनको मुड़ने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इनका पूरा का पूरा कितना लंबा स्ट्रेस सेक्शन है, और जब कर्व लेते हैं तो लगभग पीछे के पहिए कितना साइड में आ गए। अगर यहीं पर गाड़ी हमारी छोटी होती तो उसको इतना ज़्यादा वाइडनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना ज़्यादा बड़ी गाड़ी आएगी उसके लिए हमको वाइडनिंग उतना ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो ये जो हमारा वाइडनिंग है वो डिपेंड करता है कि भाई हमारी गाड़ी की लेंथ क्या है, और गाड़ी की और मोर स्पेसिफिकली व्हील बेस की लेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा व्हील बेस हमारा लंबा होगा उतना ज़्यादा गाड़ी ऑफ ट्रैक करेगी और उतना ज़्यादा हमको मैकेनिकल वाइडनिंग देनी पड़ जाएगी। तो ये हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग हो गया, WM इज इक्वल टू NL²/2R। सीधा फॉर्मूला है, इंपेरिकल है या थ्योरेटिकल मुझे पता नहीं, बट ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लीजिए। दूसरा है साइकोलॉजिकल वार्निंग। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर टू ड्राइव क्लोज टू द एज ऑफ द पेमेंट ऑन कर्व्स। Some extra space is to be provided for more clearance for the crossing and overtaking operation on the curves. IRC proposed an empirical relationship for the psychological widening at horizontal curve. तो IRC ने कहा कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आप दो V/2.64√R। अच्छा, ये सारे सब मीटर पर सेकेंड में है। आपको गाड़ी की स्पीड कभी कभी न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर पर घंटा के MPH में देता है, तो आपको उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, क्योंकि ये जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला है ये सब मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आप किलोमीटर पर घंटे में रख देंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी बदल जाएगी। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला। तो देयरफॉर द टोटल वाइडनिंग नीडेड एट हॉरिजॉन्टल कर्व इज मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। और ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, NL²/2R प्लस V/2.64√R। ये हमारी टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के बारे में मैंने काफी कुछ पहले ही आपको बता रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांजिशन कर्व is provided to change the horizontal alignment from straight to circular curve gradually and has a radius which decreases from infinity at the straight and tangent point to the desired radius of circular curve at the other point या curve point। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है कि स्ट्रेट पोर्शन और सर्कुलर कर्व पोर्शन, जहां पर हर पॉइंट पर रेडियस r के बराबर है, उसके बीच में जोड़ने के लिए, यानी टेंजेंट पॉइंट से लेकर के कर्व पॉइंट तक जोड़ने के लिए हम एक कर्व बनाते हैं जो r बराबर इन्फिनिटी से r बराबर कैपिटल R के बराबर हो जाए। इसको स्मॉलर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर तो हमने बता दिया था ताकि जर्क न लगे। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व एंड आर गिवन बिलो। टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, avoiding sudden jerk of the vehicle that increases the comfort of passenger। मैंने बताया था कि अगर हम ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेट पोर्शन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तुरंत कर्व पोर्शन पे आ जाएंगे तो P फोर्स लग जाएगा, जर्क आ जाएगा, जर्क ना हो इसलिए हम ट्रांजिशन वे में इस फोर्स को अलाउ कर रहे हैं। टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, ताकि ड्राइवर अपने स्टीयरिंग को कंफर्टेबली मोड़ सके। अगर एकदम से कर्व आ जाएगा तो तुरंत उसको स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ना पड़ेगा। अच्छा, टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन
to provide gradual introduction of extra widening and to enhance the aesthetic appearance of the। किस टाइप का ट्रांजिशन कर्व हम यूज़ करते हैं हाईवे में? तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स आर स्पाइरल और क्लोथॉइड, cubic parabola and lemniscate. IRC recommends spiral as the transition curve because it fulfills the requirement of an ideal transition curve. देखिए, बहुत तरह के ट्रांजिशन कर्व होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये इन्होंने बताया है कि कुछ क्यूबिक पैराबोला होता है, एक स्क्वायर पैराबोला भी होता है, एक स्पाइरल है, एक लेमनिस्केट है। तो IRC ने कहा है कि जब भी आप हाईवे डिज़ाइन करेंगे तो आप स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने रेलवे में पढ़ा था कि क्यूबिक पैराबोला हम लोग यूज़ करते थे कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर रेलवे में क्या था, ये क्यूबिक पैराबोला था, यही जो ट्रांजिशन कर्व था। जब हाईवे में यूज़ करेंगे तो हाईवे में हम स्पाइरल को एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज़ करते हैं, स्पाइरल शेप को। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमारे आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज consistent or smooth. The second is radius of transition curve is infinity at the straight edge and changes to r at the curve point. जैसे हमारा ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमको कहीं सर्कुलर कर्व देना है, तो ये पॉइंट होता है हमारा टेंजेंट पॉइंट और ये पॉइंट होता है हमारा कर्व पॉइंट। तो इसके बीच में हमने ट्रांजिशन कर्व अपना ऐसे बनाया है। तो पहला तो स्पाइरल को एज ए ट्रांजिशन कर्व चूज करने का हमारे पास रीज़न ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कंसिस्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है ये? देखिए, फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू कुछ एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पर रेडियस हमारी क्या है? इन्फिनिटी, स्ट्रेट पोर्शन है, और यहाँ पर रेडियस हमारी कुछ आर है। तो अब इन्फिनिटी रेडियस से यानी p बराबर 0 से आप कुछ p बराबर p फोर्स पर आने वाले हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा फोर्स बढ़ रहा है ग्रेजुअली। फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ने का रेट है वो काफ़ी स्मूथ रहता है हमारे आइडियल ट्रांजिशन कर्व में, अगर हम इसको स्पाइरल चूज करते हैं तो ये तो हमारा एक्सेलरेशन है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन a हो जाएगा, और इसकी जो रेट होती है मतलब a/t, जिसे हम कहते हैं, इसको हमने अल्फा बोल दिया, ठीक है। ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA/dt। तो ये स्मूथ होता है स्पाइरल के केस में। स्मूथ होने से क्या होगा? जो ड्राइवर है उसको कंफर्ट फील होता है। जब ट्रांजिशन कर्व में जाते समय अगर उसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज अगर स्मूथ रहता है तो ड्राइवर कंफर्ट फील करता है। सेकेंड चीज़ कि रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन्फिनिटी है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, और आर तक उसको पहुंचना चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेशन और फील्ड इम्प्लीमेंटेशन ईजी रहता है हमारे स्पाइरल कर्व के केस में, इसलिए स्पाइरल को एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज़ करते हैं हम हाईवे इंजीनियरिंग में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी आता है एग्जाम्स में। फिर है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। कितना बड़ा ट्रांजिशन कर्व हमको प्रोवाइड करना होगा स्ट्रेट और कर्व पोर्शन के बीच में। तो उसके लिए देखो, ट्रांजिशन कर्व हम 3 क्राइटेरिया से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उन 3 क्राइटेरिया से ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा लेंथ रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा लेंथ देगा ट्रांजिशन कर्व को, वो हम ट्रांजिशन कर्व यूज़ करेंगे हाईवे डिज़ाइन में। 3 क्राइटेरिया कौन से हैं वो हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी डिटरमाइंड एज द मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। कौन कौन? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसकी बात अभी हमने ऊपर की थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि सुपर एलिवेशन देने के लिए भी हमको ट्रांजिशन कर्व देना पड़ेगा, और अगर हमारा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन ज़्यादा रहा, मतलब हम बहुत तेज़ी से सुपर एलिवेशन दे रहे हैं, तो हमको ट्रांजिशन कर्व कम देना पड़ जाएगा। तो यानी वो भी हमारी लेंथ को डिटेक्ट कर रहा है या बता रहा है। एंड एन एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय IRC ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दे रखा है कि इतना तो ट्रांजिशन कर्व आपको लेंथ देनी ही देनी है। तो कौन कौन से 3 क्राइटेरिया देख लेते हैं स्टार्टिंग से फिर से। पहला केस था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला, LS = VQ/CR, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन में डिवाइड करना है हमको टाइम से।
ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि P बराबर होता है हमारा m इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर m इन, ये फोर्स है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर मास इंटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और यही होता है हमारा mv स्क्वायर बाई आर के। तो यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारा v स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। तो ये कुछ हमारा v स्क्वायर बाई आर होगा, डिवाइडेड बाई t क्या है, टाइम कितना लग रहा है पूरे ट्रांजेक्शन कर्व को ट्रेवल करने में। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूरी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ये पूरा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा v, तो v क्यूब अपॉन r इंटू एल आ जाएगा अल्फा के बराबर। तो l हो जाएगा हमारा v क्यूब अपॉन r अल्फा। ठीक है, तो यही हमारा कुछ फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है। ये जो अल्फा इन्होंने यहाँ पर c के टर्म्स में डिनोट किया है सेम चीज। अल्फा होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। IRC ने इस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे रखा है, वो है ये 80/75 प्लस 3.6 v, जहां v है हमारा मीटर पर सेकेंड। देखो जितने फॉर्मूला मैंने लिखा सब मीटर पर सेकेंड में ही लिखे हैं, इसलिए अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ IRC ने यह भी कहा है कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का रेट है, चेंज होने का रेट है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 रखो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.8 रखो। यानी आप क्या करेंगे, ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज है उसका रेट डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी कितनी है व्हीकल की उस पर। ठीक है, साथ ही साथ मान लो कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ये v हमको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, और तब हमारा सुपर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन बहुत कम आ जाएगा, अल्फा बहुत कम हो जाएगा। c बराबर c को ही मैं अल्फा लिख रहा हूँ बार बार। तो क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू IRC ने बता रखा है कि 0.5 से नीचे नहीं जाना। तो सपोज अगर यही अल्फा हमारा आ रहा है 0.48, 0.52, 0.78, 0.81, तो जब हमने ये अल्फा निकाला इस फॉर्मूले से, इंपेरिकल फॉर्मूले से, अगर इसकी वैल्यू 0.48 आ गई तो हम मिनिमम वैल्यू जो कि 0.5 है वो अडॉप्ट करेंगे। 0.52 है तो ठीक है, 0.78 तो ठीक है। जैसे 0.81 आ गई अल्फा की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, 0.8 रखेंगे अपने फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला यहां पर, ये है हमारा c, या इसको ही मैं अल्फा बोल रहा हूँ, v क्यूब अपॉन सी आर। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे पहला अपना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, हमको लेंथ रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। तो पहला केस हमारा ये है लेंथ निकालने का। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। देखो ट्रांजिशन कर्व जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांजिशन कर्व में ही। तो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन हमारा कितना है उसके हिसाब से भी हमारा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ रिक्वायरमेंट तय होती है। तो रेज E of outer edge with respect to inner edge is given by capital E, that is E into B, where E is B is equal to width plus extra widening, E multiplied by W plus WE. The rate of change of this raises from 0 to E is achieved gradually with gradient of 1 in n over the length of transition curve. Typical range of n is 60 to 150. Therefore, the length of transition curve LS2 is this. कह रहा है कि देखो जब स्ट्रेट पोर्शन रहता था तब हमको कुछ कैम्बर हमारे क्रॉस सेक्शन में रहता था पेवमेंट के, और जैसे ही हमको कर्व में जाना है, सर्कुलर कर्व में जाना है, तो हमको अपना कुछ ऐसा हमको क्रॉस सेक्शन बनाना है अपने कैरिजवे या पेवमेंट का। तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच सकें। जो उसका रेट होता है, यानी किस रेट से हम अपना ये सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या ये अचीव कर रहे हैं, वो रेट होता है हमारा 1 in n, कैपिटल N। ठीक है, ये होता है हमारा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो जो उसका फॉर्मूला होता है कि लेंथ कितनी देना है, वो हो जाता है सीधा ENW प्लस W इंटू E। जब हम पेमेंट को या कैरिज वे को उसके इनर एज के अबाउट रोटेट करते हैं तब के कंडीशन में, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इनर एज के अबाउट रोटेट किया था, तब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ENW प्लस WE होगा।
जब हम यही रोटेशन इसके सेंट्रल यानी क्राउन पॉइंट के अबाउट रोटेट करें, सपोज यानी हमारा सेंट्रीफ्यूगल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड इस तरह करें, ऐसे हमने अपने कैरिज वे को रोटेट किया है सेंटर एक्सिस के अबाउट, उस समय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला हो जाता है इसी का हाफ EN W + WE। तो जैसे कभी क्वेश्चन में आता है कि देखो सुपर एलिवेशन हमको इंट्रोड्यूस करना है ट्रांजिशन कर्व में, और ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि रेट उसका 1/120 हो। इसका मतलब क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि उसने 1/n दे रखा है, 1/120, यानी n = हो गया हमारा 120। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम E × 120 लिखेंगे इंटू टोटल विड्थ ऑफ हमारी पेवमेंट कितनी है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर ये इंट्रोडक्शन सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेशन करके वो अचीव कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को हाफ कर देंगे, E × 120 × W + WE। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हमारा सेकेंड क्राइटेरिया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना, एक ही है फॉर्मूला, बस आपको ये याद रखना है कि जब हम सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो 1/2 हो जाता है इस फॉर्मूले का। बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला IRC suggests the length of transition curve is minimum for plane and rolling terrain। ये उसने IRC ने कह दिया कि देखो जब आपका प्लेन या रोलिंग टेरेन होगा तो कम से कम आपको इतना ट्रांजिशन कर्व तो इतनी ट्रांजिशन लेंथ तो रखनी है। अगर स्टीप या हिली टेरेन है तो कम से कम इतनी ट्रांजिशन लेंथ तो रखनी है। तो इसका मतलब हमारे जो तीनों क्राइटेरिया से हम ट्रांजिशन लेंथ निकालेंगे, पहला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दूसरा है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, और तीसरा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन तीनों ने जो लेंथ रिक्वायरमेंट मांगी है उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगी उस लेंथ को हम प्रोवाइड कर देंगे अपने ट्रांजिशन कर्व के तौर पर। शिफ्ट क्या होता है? अब देखो हमको ये पता है कि जब भी स्ट्रेट कर्व के बीच में हमको सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है स्ट्रेट स्ट्रेच के बीच में, तो जब भी हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो ये सर्कुलर कर्व को हमको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है ताकि इस ट्रांजिशन कर्व को हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली एडजस्ट कर सकें। क्योंकि हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए हमको सर्कुलर कर्व को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ा ताकि ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल सके। अब जब हम ऐसा करते हैं तो इस शिफ्ट को, यानी ये जो हमारा सर्कुलर कर्व है वो जो अंदर शिफ्ट हुआ, इसका हमको फॉर्मूला मिल जाता है LS² / 24R। अगर हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं करते तो LS हो जाता है हमारा 0, कोई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ नहीं है, LS मतलब ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है ये, तब यानी कोई शिफ्ट नहीं है। जहां पर हमने तय किया था जहां हमने तय किया था अपना सर्कुलर कर्व वो उसी पोजीशन पर रहता। जितना बड़ा हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमको अंदर की तरफ सर्कुलर कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा शिफ्ट का, वो आप याद रख लीजिए, LS² / 24R। ठीक है, अब थोड़े हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, ए नेशनल हाईवे NH है, यानी कि ये हमारा passing through a rolling terrain has two horizontal curves of radius 450 meter and 150 meter design the required super elevation for the curve as per IRC guideline। कह रहा है एक नेशनल हाईवे है जिसको एक रोलिंग टेरेन से पास होना है, ठीक है। जब उसका हॉरिजॉन्टल रेडियस 450 मीटर है तो कह रहा है कि सुपर एलिवेशन कितना होगा डिजाइन करो एज पर IRC गाइडलाइन। अब देखो IRC गाइडलाइन का फॉर्मूला कुछ पता था कि सबसे पहले IRC कहता था कि आप E निकालो 0.75 टाइम्स ऑफ डिजाइन स्पीड को लेते हुए, और F को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि हमारा जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला हुआ करता था वो कुछ E + F/v² RG होता था जो हमने थ्योरेटिकली निकाला था। क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि IRC गाइडलाइन के हिसाब से आप बताओ सुपर एलिवेशन को कितना देना है, तो उसका स्टेप था सबसे पहले कि हम F को नेगलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन स्पीड को 0.75 टाइम्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, तो क्या हमको वेलोसिटी दिया गया है? क्या हमको वेलोसिटी नहीं दिया,
हमको क्या दिया है कि नेशनल हाईवे है और वो एक रोलिंग टेरेन से पास हो रहा है, तो हम डिज़ाइन स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता था कि डिज़ाइन स्पीड के लिए क्या था, एक टेबल बनी हुई थी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ठीक है। और यहाँ पर कुछ था कि किस टाइप का टेरेन है, प्लेन है, रोलिंग है, माउंटेनियस है, और साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, रोलिंग स्पीड, मिनिमम स्पीड, रोलिंग स्पीड, मिनिमम स्पीड। तो इस तरह करके एक टेबल बनी थी, हम वहाँ से डिज़ाइन स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि रोलिंग टेरेन दे रखा है और नेशनल हाईवे दे रखा है। तो वहाँ से जो रोलिंग स्पीड थी कुछ हमारी 80 थी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी डिज़ाइन स्पीड, क्योंकि हमको दी नहीं तो हमको ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 टाइम्स ऑफ V हो गया हमारा 80 kmph। तो इसको हम बदलेंगे 0.278 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाई कितने मीटर का रेडियस है, 450 मीटर, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। क्या निकल के आ रही है वैल्यू, 0.063, ठीक है। हमारी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना हम दे सकते थे, 0.07, तो उससे कम है तो अच्छी बात है, हम इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, फॉर 450 मीटर। दूसरा कैसे हमारा 150 मीटर के लिए कितना सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना होगा, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहा, पहला स्टेप यही है, यहाँ पर R की जगह पर हम रख देंगे अब 150। अब कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायरमेंट आई, 0.189। अब ये तो बड़ा हो गया हमारा 0.07 से, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी स्ट्रेच पे। तो अगर 0.07 से ज़्यादा होता है तो कोड क्या कहता है, सेकंड स्टेप ये है कि आप 0.07 सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दो, जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है, और ये चेक करो कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स लिमिट के अंदर है कि नहीं, क्या फ्रिक्शनल फोर्स इतना है कि गाड़ी को स्किड करने से रोक सके या ओवरटर्न करने से रोक सके। तो प्रोवाइड E is equal to 0.07 and then apply the formula E plus F is equal to V square upon RG. Put the value of 0.07 here and find out the value of F. So यहाँ पर हम V की वैल्यू कितना रखेंगे, अब देखो यहाँ पर हम 0.75 टाइम्स नहीं करेंगे, यहाँ हमको पूरी जितनी भी वेलोसिटी डिज़ाइन वेलोसिटी है, डिज़ाइन स्पीड है, उसको रखना होता है। 0.278 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कितना है 150 और ये है हमारा 9.81। F कितना निकल के आएगा यहाँ से, .266। ये कह रहा है कि इतना F चाहिए गाड़ी को सेफ गार्ड करने के लिए, लेकिन हमको पता है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 0.15 होती है किसी सड़क पे लेटरल स्किड फ्रिक्शन की। तो अब रिक्वायरमेंट है 0.260, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स भी हमको सेफ नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जब पहुंच जाए उस समय कितनी वेलोसिटी है, वही हमारी हो जाएगी अलाउबल वेलोसिटी या अलाउबल स्पीड। तो क्या कर सकते हैं हम देखेंगे कि F बराबर 0.15 और E बराबर 0.07 जो कि अपने अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी स्पीड निकल के आ रही है। तो E प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RG में 0.07 प्लस F है 0.15 इज इक्वल टू V कितना है हमको निकालना है, और R है 150 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। यहाँ से V की वेलोसिटी या V की वैल्यू क्या निकल के आती है,
17.99 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा में डिवाइडेड बाई 0.278 64.72 kmph। अच्छा, तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन देखो क्या था कि डिजाइन द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन ऑफ द कर्व एज पर आईआरसी गाइडलाइन। तो हमारा स्टेप क्या हुआ, हम कहेंगे कि सुपर एलिवेशन ई प्रोवाइड करेंगे 0.07 और जब एफ अपने 0.15 यानी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तो केवल सिर्फ अलाउबल स्पीड होनी चाहिए 64.72 kmph। तो हम कहेंगे कि सुपर एलिवेशन 0.07 प्रोवाइड करेंगे और वहां पर एक बोर्ड लगा देंगे जहां पर लिखा रहेगा कि अलाउबल स्पीड या स्पीड लिमिट इज 64 kmph या 60 kmph। हम जनरली लिख देंगे कि 60 kmph अलाउबल स्पीड है, इससे ज्यादा आप गाड़ी मत चलाइए। तो इस तरह हम डिजाइन कर देंगे सुपर एलिवेशन को। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। अच्छा, रूलिंग मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा है। तो हमको फॉर्मूला पता था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मेन फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके रेडियस आर निकाल लिया था, वी स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई E प्लस एफ। ठीक है, अब रूलिंग मिनिमम रेडियस के लिए हमने क्या कहा था कि डिजाइन स्पीड को हम रखेंगे अपनी रूलिंग डिजाइन स्पीड। ठीक है, और क्या कहा था कि E और F को अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा देंगे, यानी E रख देंगे हम 0.07 और F रख देंगे 0.15। इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस निकल के आएगी उसको हम कह देंगे कि रूलिंग मिनिमम रेडियस, क्योंकि तभी रेडियस जो निकल के आएगी वही मिनिमम होगी जब ये हमारा E और F अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे। तो ठीक है, अब क्या हमको यहाँ पर रूलिंग डिजाइन स्पीड दे रखी है? वो नहीं दे रखी है, लेकिन हमको ये दे रखा है कि वो नेशनल हाईवे है और प्लेन टेरेन है। तो कुछ टेबल हम देख लेंगे वापस वहीं पे जा करके। प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग और मिनिमम दो स्पीड हुआ करती थी। तो रूलिंग रहती थी हमारी 100 और मिनिमम रहती थी हमारी 80। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं रूलिंग मिनिमम स्पीड, तो हम यहाँ पर रूलिंग रेडियस रख देंगे 100। तो आर रूलिंग निकल के आएगा वेलोसिटी 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.278 डिवाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 0.22, दोनों का समेशन। क्या निकल के आया है रूलिंग स्पीड? (358.09 मीटर या 360 मीटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रूलिंग रेडियस। दूसरा है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस प्रोवाइड करो या बताओ कितना है। तो आर एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसी फॉर्मूले में E प्लस एफ इंटू जी में हम V को मिनिमम डिजाइन स्पीड रख देंगे जो कि हमारी 80 हो सकती है। तो 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 80 होल स्क्वायर 0.22 9.81। क्या निकल के आया? (229.18 मीटर या 230 मीटर का हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ठीक है, ये वाला हमारा 360 निकल के आ रहा था। अगला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग फॉर विड्थ ऑफ 7 मीटर, R is equal to 250 मीटर and the longest wheel base L is equal to 7 मीटर, V is equal to 70 kmph। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग फाइंड करो। हमको पता था कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो कंपोनेंट का समेशन होता है, पहला मैकेनिकल वाइडनिंग और दूसरा
साइक्लोजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग होता था रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, और इसका फॉर्मूला होता था NL²/2R। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या था? साइकोलॉजी ऑफ द ड्राइवर की वो हमेशा एज पे चलना चाहता था, तो उसकी वजह से हमको एक वाइडनिंग देनी पड़ी, और इसकी वैल्यू थी V/2.64 √R। अब नंबर ऑफ लेंस कितनी है, n कितना है, क्या दे रखा है? नहीं दे रखा, लेकिन हमको ये पता है कि विड्थ ऑफ रोड 7 मीटर है। 7 मीटर का मतलब क्या हुआ होगा? कुछ ऐसा होगा, 7 मीटर। जब 2 लेन रोड बनाते हैं तभी तो 7 मीटर बनाते हैं। जब सिंगल लेन रोड रहती है तो हमारी विड्थ कितना रहती थी? 3.75। 2 लेन रोड होती है तो हमारी विड्थ कितनी रहती है? 7 मीटर। अच्छा, तो अगर 7 मीटर इसका मतलब कि 2 लेन होंगी, तो n हो जाएगा हमारा 2। l होता था हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस, और उसने क्या रखा है? 7 मीटर ले लो, तो 7 ले लिया हमने। 2 टाइम्स रेडियस कितना है कर्व का? 250 मीटर, प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है 70 km/h दे रखा है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2.64 √250। क्या वैल्यू निकल के आई दोनों अलग अलग? (0.196 प्लस 0.466 0.662 मीटर। तो फाइंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू हो जाएगी 0.662 मीटर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के लिए एंड शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट भी निकालना है, फॉर v इज इक्वल टू 65 kmph, r इज इक्वल टू 220 मीटर, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1/150, w प्लस w इज इक्वल टू 7.5 मीटर, और ये भी क्या रखा है कि पेवमेंट रोटेटेड अबाउट सेंटर। तो अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना है, तो हमें कहा था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 3 कंडीशन का मैक्सिमम होता है, LS1, LS2 और LS3। सबसे पहले निकालते हैं LS1। ये होता था हमारा क्राइटेरिया, क्या था इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती थी V/r अल्फा, जहां पर कोर्ट ने अल्फा की वैल्यू दे रखी थी 80/75 प्लस 3.6 मल्टीप्लाइड बाई v। साथ ही साथ ये भी बोला था कि अल्फा 0.5 से छोटा नहीं होना चाहिए, और अल्फा 0.8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। हमको निकालना है अल्फा। क्या वेलोसिटी दे रखी है हमको? 65 kmph दे रखा है, तो ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा हमारा 80/75 प्लस 3.6 0.278 मल्टीप्लाइड बाई 65। अल्फा कितना निकल के आ रहा है? (0.57). ये हमारा 0.5 से बड़ा है, तो अच्छी बात है, ओके। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो जाएगा V/r अल्फा। V है हमारा 65, 0.278 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई r है 220 मीटर्स, अल्फा है 0.57। (47.051 मीटर। ये पहले केस में है रिक्वायरमेंट ऑफ हमारे ट्रांजिशन लेंथ। दूसरा क्या है?
विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। अब रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन दे रखा है 1/150। ये तो था हमारा 1/n हुआ करता था, इसका मतलब n दे रखा है इसने 150 है। ठीक है, n हमारा 150 है। LS2 का फॉर्मूला क्या होता था? ये था हमारा EN W प्लस WE या EN/2 W प्लस WE। डिपेंड करता है कि हमारा पेमेंट का रोटेशन एज के अबाउट है कि सेंटर के अबाउट है। अब इसने कह रखा है कि पेमेंट रोटेटेड अबाउट सेंटर, यानी ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, ये वाला नहीं यूज करना, हटाओ। ठीक है, ई कितना है, सुपर एलिवेशन कितना है, क्या दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हमको सुपर एलिवेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, सुपर एलिवेशन का फिर से IRC कोड ने कैसे कहा है निकालने के लिए? ई निकालो 0.75 टाइम्स ऑफ डिजाइन स्पीड अपॉन R इंटू जी। 0.75 वेलोसिटी 65 चल रही है, 65 इंटू 0.278 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस 220 जी 9.81। कितना निकल के आया? 0.085। ये ज़्यादा है 0.07 से, इसका मतलब हम 0.07 ई प्रोवाइड कर रहे होंगे। इज इक्वल टू 0.07 ये हम प्रोवाइड करेंगे। हालांकि वैल्यू तो समझ में आ रहा है कि बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स रेजिस्ट कर ले जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स में हम सेव हो जाएंगे। चलो, इसलिए हम नहीं निकालते, हमको प्रोवाइड तो वैसे भी 0.07 ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, ई हमने रख दिया 0.07 मल्टीप्लाइड बाई n 150 के रेट से कर रहा है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई W प्लस WE। W प्लस W दे रखा है 7.5 मीटर। अगर ये नहीं देता तो हमको फिर से निकालना पड़ जाता। कैसे निकालते? एक्स्ट्रा वाइडनिंग अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में निकाला ही है, WM प्लस W साइकोलॉजिकल NL² अपॉन 2R प्लस V अपॉन 2.64 अंडर रूट R। ऐसे करके हम फिर से WE निकालना पड़ता और तब हमको W प्लस WE की वैल्यू निकल के पता चल पाती। खैर, हमारे केस में तो उसने पहले बता रखा है कि इसको आप 7.5 ले लो, वरना हम अलग से निकालते। क्या निकल के आए वैल्यू यहाँ से? $39.375 मीटर। अच्छा, ये जो हमारी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकल के आई, ये तब निकल के आ रही है जब हम पेमेंट का रोटेशन सेंटर के अबाउट कर रहे हैं। अगर यही हमने इनर एज के अबाउट दे रखा होता क्वेश्चन, तो इसका दुगना होता तब। ठीक है, तीसरा केस क्या है हमारा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ का? सीधा हमारा LS3 होता था इंपेरिकल फॉर्मूला, कितना? 35 V² बाई R फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। तो 35 V कितना है? 65 इंटू 0.278 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220। क्या वैल्यू है? $51.94 मीटर। ठीक है, तो LS3 की वैल्यू निकल के आई है 51.94 या हम बोल सकते हैं 52 मीटर्स। तो तीनों केस में हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मिल चुका है। कितना प्रोवाइड करेंगे? एक है 47, एक है 39 और एक है 52। तो प्रोवाइड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज 52 मीटर्स। सेकेंड हमसे पूछ रहा था कि शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट का भी फॉर्मूला हमको पता है, S इज इक्वल टू LS² अपॉन 24R। 52 हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, 24 इंटू रेडियस है हमारा 220, तो शिफ्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से।
0.51 मीटर, ये हमारा शिफ्ट है। ठीक है, फिर इतने ही न्यूमेरिकल काफ़ी हैं बात के लिए।